Hello everyone, I am Sandeep Verma and I am going to start the solution of NCRT exercise of chapter 9 Force and Laws of Motion. That was the second chapter of physics for class 9. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से. An object experience a net zero external unbalanced force. It is possible for an object to be traveling with a non-zero velocity. If yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide a reason. देखिए, it is that possible कि अगर कोई नॉन जीरो अनबैलेंस फोर्स, that means कि जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स का मतलब है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से नहीं एक्ट हो रहा है और फिर भी ऑब्जेक्ट क्या है, एक किसी वेलोसिटी से, नॉन जीरो वेलोसिटी यानी कि किसी भी वेलोसिटी से कंटिन्यूसली मूव कर रहा है. ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी. अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो उस पर जो टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस हैं यानी कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट हो रहे हैं उनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा. ठीक है, यानी कि जो फोर्सेस होंगे वो बैलेंस्ड फोर्सेस होंगे. कहने का मतलब ये है. तो इसका आंसर आता है यस. इवन व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, it is possible that the object is traveling with a non-zero velocity, right? This is possible only when an object has been moved with a constant velocity in the particular direction. Then there is no net unbalanced force applied on the body. The object will keep moving with the non-zero velocity. To change the state of motion, a net non-zero external अनबैलेंस फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट. उसको रोकने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. सो दैट वाज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद द स्टिक डस्ट कम आउट ऑफ इट. एक्सप्लेन. जब भी किसी कारपेट को हम स्टिक से बीट करते हैं यानी कि स्टिक से हिट करते हैं तो क्या होता है, डस्ट बाहर आती है. ऐसा क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया. किसी भी ऑब्जेक्ट को इनर्शिया में चेंज करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है. तो जो डस्ट पार्टिकल है और जो कारपेट है दोनों इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है. लेकिन जैसे ही हम कारपेट को हिट करते हैं विद द स्टिक तो जो कारपेट है वो इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाता है, बट जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रहते हैं. इस तरीके से वो दोनों अलग हो जाते हैं. ठीक है, तो दैट वाज द प्रोसेस बाय ऑफ removing the dust particle from the carpet, right? So that was the answer. Inertia of an object tends to be restless. Any change in its state of rest or state of motion, when a carpet is beaten with the stick, then the carpet come to motion, but the dust particle try to rest their state of rest. Clear? Resist their state of rest. According to the Newton's first law of motion, the dust particle stay in the state of rest while the carpet move. Hence, the dust particle come out of the carpet. Question number 3. Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? किसी भी बस या फिर किसी भी कार के ऊपर जो लगेज होता है उसको बांधने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर जब वो मोशन में है, ठीक है, तो मोशन की वजह से जैसे ही कार सडनली मूव करती है तो जो उसके ऊपर का जो लगेज है वो अगर फ्रिक्शन कम है रूफ ऑफ द बस एंड द सरफेस ऑफ द लगेज, इन दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन कम है तो क्या होगा, जो लगेज है वो पीछे की तरफ मूव करेगा, राइट, और वो पीछे गिर सकता है. ऐसा क्यों होता है? इसका सिंपल एग्जांपल है, जैसे हम बस अचानक मूव करने स्टार्ट करती है तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया. क्योंकि हमारी बॉडी किस में होती है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया में होती है. लेकिन जो फीट होते हैं, जो पैर होते हैं,
वो बस के साथ साथ इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो पैर तो आगे चल देते हैं लेकिन रेस्ट ऑफ पार्ट आवर बॉडी पीछे की तरफ रह जाता है, तो इस तरह से हम पीछे की तरफ गिरते हैं। सिमिलरली लगेज के साथ भी ऐसे ही होगा। अगर बस आगे चलती है, राइट, तो लगेज पीछे ही रह जाता है, इस वजह से लगेज पीछे गिर सकता है। तो हम उसको कहते हैं कि लगेज को हमेशा एक रोप से टाइट यानी कि बांध देना चाहिए, राइट। दैट वाज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, यू मे नोट डाउन इट, और आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल which then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball come to rest. The ball show to a stop because the batsman did not hit the ball hard enough. That was the first. B, velocity is proportional to the force exerted on the ball. C, there is a force on the ball opposing the motion. There is no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come to rest, right. तो C आंसर इसका सही है। Where is the force on the ball opposing the motion, और वो फोर्स कौन सा है? That was the force of friction, ठीक है। तो जैसे ही बैट्समैन बॉल को हिट करता है, बॉल मूव करती है ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड का सरफेस है वो बॉल पर एक अपोजिंग डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स, राइट। तो उस अनबैलेंस फोर्स की वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट यानी कि बॉल मूव करना बंद कर देती है कुछ टाइम के बाद। सो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑलवेज in the direction of opposite to the direction of motion, hence this force is responsible for the stopping the cricket ball. Next, a truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find the acceleration, find the force acting on it if its mass is 7 metric ton. 7 metric ton is that means 1 metric ton is equal to 1000 kg, यानी कि 7000 kg ट्रक का वेट है। वो 400 मीटर की हिल की डिस्टेंस है, उससे नीचे गिर रहा है, ठीक है। और उसे नीचे गिरने में कितना टाइम लगता है? 20 सेकेंड। तो हमें फाइंड करना है उसका एक्सीलरेशन फाइंड करना है, राइट, एंड ऑल्सो फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो पहले तो एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए हमें देखना है कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें नोट कर लीजिए, पहले तो गिवन वैल्यूज नोट करते हैं। जैसे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ट्रक u इज इक्वल टू 0, जब वो ड्रॉप यानी कि वो गिर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। टाइम 20 सेकेंड इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन दैट वाज द हाइट ऑफ हिल दैट वाज 400 meter, sorry, according to the second equation of motion that was s is equal to ut plus half at square. So we have 400 is equal to 0 into, put the value of s ut and that one equation. So the 400 is equal to 0 into 20 plus 1 upon 2 a into 20 square. That means 400 is equal to 200 into a, 0 इंटू 20 0 हो गया, ठीक है। और 20 का स्क्वायर होता है 400, ठीक है। 400 का हाफ 200 इंटू ए ऑलरेडी यहाँ मल्टीप्लाई में था। सो ए इज इक्वल टू 400 अपॉन 200, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ गया। अब वी नो दैट द फोर्स एफ इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है उसका 7000 मीट्रिक टन, सॉरी 7000 kg, क्योंकि 7 मीट्रिक टन दिया हुआ था, उसको kg में चेंज करना है। SI यूनिट में चेंज करना जरूरी है, तभी हम इसकी यूनिट न्यूटन लिख सकते हैं, ठीक है। तो 7000 इंटू 2 इज दैट मीन्स 14000 न्यूटन। क्लियर? नाउ सिमिलरली द नेक्स्ट वन क्वेश्चन ऑल्सो, a stone of 1 kg is through with a velocity of 20 meter per second across the
फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक, ठीक है, एक स्टोन है 1 kg को फेंका गया किस स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, रेस्ट में आ जाता है, इज दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0 है, राइट, और ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर दूर, तो डिस्टेंस भी दे दिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें निकालना है आइस और स्टोन के बीच में, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट u 20 मीटर पर सेकेंड, वो ऊपर मैंने बता दिया था। फाइनल वेलोसिटी दैट वाज 0 क्योंकि it was come to rest after covering a distance 50 meter, so the distance as 50 meter according to the third equation of motion। अब हमने इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही क्यों यूज की, हमें फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है, दैट मीन्स एक्सिलरेशन, ठीक है, एक्सिलरेशन फाइंड कर सकते हैं तभी हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड कर सकते हैं। इसमें मास हमें गिवन है ऑब्जेक्ट का, सो एक्सिलरेशन फाइंड करने के लिए पहले ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v और डिस्प्लेसमेंट s और एक्सेलरेशन a में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये अगर हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे v = u + at, तो यहाँ पर टाइम हमें गिवन होना चाहिए तभी हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन में भी टाइम आता है, s = ut + ½ at², वहाँ पर भी हमें टाइम दिया हो तभी हम वहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में रिलेशन देखा जाए और एक्सेलरेशन फाइंड किया जाए तो उसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ यूज करेंगे, दैट वाज v² = u² + 2as, एक्सेलरेशन a है यहाँ पर, तो पुट कीजिए v² यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0² = इनिशियल वेलोसिटी u² 20² + 2 × a × 50 मीटर, राइट। तो यहाँ पर ये डबल बार लिखा गया है, बट जो आंसर आएगा दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -4। और वाई दैट इज -4, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एक्सेलरेशन, वो रिटार्डेशन है, दैट मीन्स वो वेलोसिटी को कम कर रहा है, तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दैट इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द एक्सेलरेशन इज एक्टिंग अगेंस्ट द मोशन ऑफ द स्टोन। तो मास ऑफ स्टोन 1 kg हमें गिवन था, तो फोर्स वी हैव टू फाइंड आउट, तो F = मास इंटू एक्सेलरेशन 1 × -4, दैट मीन्स -4 ऑफ न्यूटन। दैट वाज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 2000 kg। एक 8000 kg का इंजन है जो 5 वैगन्स इज दैट मीन जो 5 बोगियां हैं ट्रेन्स की उनको पुल्स कर रहा है, और हर एक बोगी यानी कि वैगन्स का जो वेट है दैट वाज 2000 kg अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। इफ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन एंड द ट्रैक्स ऑफर्ड अ फ्रिक्शन ऑफ फोर्स 5000 न्यूटन, देन कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। हमें नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालना है, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन एंड द सी द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। फर्स्ट वाला सेकंड वाले पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट फाइंड करने के लिए द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है इंजन पर, ठीक है, तो वो कितना होगा पहले वो फाइंड कीजिए। तो 40,000 न्यूटन का तो वो फोर्स एक्ट कर रहा है और 5000 न्यूटन का उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट होगा। तो नेट यानी कि 40,000 में से हम 5000 को माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे ए के सॉल्यूशन के लिए दैट वाज द 35,000 न्यूटन, ठीक है। और बी ये हम सब अभी ये आंसर गिवन है, हम अभी फाइंड करेंगे। जैसे ए के लिए क्या है, फोर्स एक्सर्ट बाय द इंजन F 40,000 न्यूटन, frictional force offered by the track that was 5000 Newton. So net accelerating force, नेट फोर्स में से टोटल फोर्स जितना एक्सर्ट हो रहा है उसमें से फ्रिक्शन फोर्स माइनस कर देंगे तो 35,000 न्यूटन, दैट वाज द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो अब फोर्स कितना आया 35,000 न्यूटन। बी पार्ट सॉल्व करें, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो टोटल मास हमारे पास है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फोर्स हमारे पास है,
द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन ऑन ऑल द 5 वैगन्स, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स क्या होगा 35,000 न्यूटन, जो हम ए पार्ट में फाइंड कर चुके हैं। मास ऑफ द वैगन्स m, मास ऑफ द वैगन्स इनटू नंबर ऑफ वैगन्स इज दैट मीन 20,000 इनटू 5, तो टोटल मास आ गया 10,000 kg, राइट। 2,000 इनटू 5 दैट मीन्स 10,000 kg। सो टोटल मास यानी कि मास ऑफ इंजन प्लस मास ऑफ वैगन्स इज दैट मीन्स 10,000 प्लस 8,000, ठीक है, तो कितना आ गया 18,000 kg। तो ये आपका मास आया। तो एक्सीलरेशन F इजिकल टू होता है m इंटू ए, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा F अपॉन m, दैट मीन 35,000 अपॉन 18,000, राइट, फोर्स अपॉन मास। तो दैट वाज द आंसर 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है, एक्सीलरेशन हमें मिल गया है। अब क्वेश्चन जो सी पार्ट था वो सी क्या है, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, 1 वैगन्स 2 सेकंड वाले पर कितना फोर्स एक्ट करेगा वो हमें फाइंड करना है। तो पहले 1 वाले को लेफ्ट कर दिया जाए तो पीछे कितनी बोगीज बचती हैं, दैट वाज 4, ठीक है। तो उन 4 का मास निकाल लीजिए, यानी कि 2000 इंटू 4 इज इक्वल टू 88,000, राइट। एंड नेट एक्सीलरेशन जो पूरी ट्रेन है यानी कि किसी भी डब्बे का के बारे में कंसिडर करें तो एक्सीलरेशन कितना होगा, सेम जो हम बी पार्ट में फाइंड कर चुके हैं 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर द वैगन 1 ऑन वैगन 2 दैट इज m इंटू ए, मास 8,000 इंटू एक्सीलरेशन 1.944, तो कैलकुलेट करके आता है दैट इज 15,552 न्यूटन। दैट वाज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg दैट मस्ट be the force between the vehicles and road if the vehicle is to be stopped with the negative acceleration of 1.7 meter per second square। तो मास दे रखा है आपको, एक्सीलरेटिंग रिटार्डिंग एक्सीलरेशन दे रखा है जिसकी वजह से वो कुछ टाइम के बाद रुक जाता है। तो कितना फोर्स वो प्रोवाइड कर रहा है, हमें वो फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली हम मास इंटू एक्सीलरेशन से निकाल सकते हैं। तो मास गिवन है, एक्सीलरेशन गिवन है, तो आंसर वाज 2550 न्यूटन, राइट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी, तो इसका डी ऑप्शन सही है, दैट वाज m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी एंटर टू अ मूव अ वुडन cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? तो ये क्वेश्चन में आपको फोर्स गिवन है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा हमें वो फाइंड करना है। तो देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है और उस पर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें उतना ही फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन नंबर 10 का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी उतना ही होगा, दैट वाज 200 न्यूटन, राइट। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 11 के बाद के आप खुद सॉल्व करके एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11, 12, 15 ये सब सॉल्व करने वाले हैं। कुछ एक बात मैं आपको बता दूं कि सभी क्वेश्चन सेम पैटर्न पे हैं, बट लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके जो कि बेस्ड होंगे ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर, राइट। थैंक यू एवरीवन।